नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली के रामलीला मैदान का है। 2011 में ये मैदान युवा उमंगों के जोश से ऐसा लबरेज था कि लोगों को दूसरी आजादी की लड़ाई की बात लगने लगे। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में एक सशक्त लोकपाल बनाने की मांग को लेकर खड़े हुए इस आंदोलन से कुछ ऐसी उम्मीदें की गई थी। इस आंदोलन के नायक थे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, जिन्हें मीडिया दूसरा गांधी बता रहा था। महाराष्ट्र में शराबबंदी जैसे अपने आंदोलनों के लिए चर्चित रहे अन्ना हजारे को दिल्ली में अनशन के लिए तैयार करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग नेहरू और पटेल सरीखे बताए जा रहे थे। रामलीला मैदान में अपने भाषणों से तूफान मचाने वाले संजय सिंह युवा दिलों की धड़कन बन चुके थे। इस आंदोलन के बाद में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। पार्टी ने 2013 से अब तक लगातार 3 बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन 12 साल बाद उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में, राज्यसभा सदस्य बन चुके संजय सिंह जेल में, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार। हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से चमके ये तीनों नेता भ्रष्टाचार की वजह से निशाने पर हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि शराबबंदी आंदोलन के लिए मशहूर हुए अन्ना हजारे के ये शिष्य दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला करने के आरोप में जेल में है। जाहिर है आम आदमी पार्टी इन आरोपों को गलत बता रही है। उसका दावा है कि दिल्ली में 3 बार विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह मात खा चुकी बीजेपी पार्टी नेताओं को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कहना है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब लॉबी का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की शराब नीति में तब्दीली की। इससे सरकारी खजाने को घाटा हुआ, लेकिन पार्टी का खजाना भर गया। आखिर ये शराब घोटाला है क्या? वैसे जब हम घोटाला कह रहे हैं तो आशय आरोप से है। यह ईडी का आरोप है कि घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता तो बार बार कह रहे हैं कि 1 पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ है। चलिए आरोपों के लिहाज से समझते हैं कि यह घोटाला है क्या और इसकी चर्चा कैसे शुरू हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और 14 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें दिल्ली के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा, दिल्ली में नई आबकारी यानी शराब की खरीद बिक्री से संबंधित नीति लागू होने से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। शराब विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिलाने के लिए नई शराब नीति में मनमर्जी बदलाव किए गए। मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे लाइसेंस धारकों से पैसे लेकर अभियुक्तों और सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाते थे। इस एफआईआर की खबर आने से हंगामा मच गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी एक पार्टी की सरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकती है। मनीष सिसोदिया दिल्ली की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए काफी सम्मानित हुए थे, लेकिन वे इस कथित घोटाले के केंद्र में थे। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताकर लगातार पलटवार कर रही थी। इसी बीच 22 अगस्त 2022 को दिल्ली की आबकारी नीति में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। एजेंसियों ने शराब घोटाले को लेकर कई राज्यों में छापेमारी की और आरोपियों से कई दौर की पूछताछ की। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी कई बार पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। यह अलग बात है कि वे समन को गैरकानूनी बताकर पेश नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह सब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा इससे उलट है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ। 8 जुलाई साल 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने सूत्रों के मुताबिक छापा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने बिना राज्यपाल की अनुमति के नई आबकारी नीति में बदलाव की। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय
शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दे दी। इस फैसले से लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी नीति में बदलाव के लिए कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी थी, जो नहीं ली गई, यानी एक गैरकानूनी बदलाव था। पुडुचेरी की पिक्सी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट जोन में खोली गई 10 शराब की दुकानों के लाइसेंस अधिकार जीते थे, लेकिन कंपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकी। सरकार ने नीलामी बोली के लिए जमा किए गए 23 करोड़ रुपए कंपनी को वापस कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि यह दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। अगर कोई आवेदक लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं नहीं पूरी कर पाता है तो उसकी जमा राशि जब्त हो जाती है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश के जरिए विदेशी शराब के संबंध में अपनाए जाने वाले रैट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। बियर की प्रत्येक बोतल पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट फीस को खत्म कर दिया गया। आबकारी विभाग के मंत्री होने के नाते आरोप सीधे मनीष सिसोदिया पर लगे। कहा गया कि पार्टी फंड के लिए पैसा जुटाने के लिए बड़े कारोबारियों के हक में आबकारी नीति बदली गई। आरोप बेहद गंभीर थे। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। साथ ही आबकारी विभाग के 11 अफसर निलंबित कर दिए गए। हंगामा होता देख केजरीवाल सरकार ने 30 जुलाई 2022 को नई आबकारी नीति को वापस लेने की घोषणा कर दी। विपक्ष ने वापसी के इस फैसले को इस तरह से पेश किया गया जैसे केजरीवाल सरकार ने अपनी गलती मान ली। पर जरा ठहरिए, पहले ये जान ले कि वह आबकारी नीति क्या थी जिसमें गैर कानूनी बदलाव का आरोप है। ये नीति क्यों और कब लागू की गई थी? दरअसल केजरीवाल सरकार ने 2020 में नई आबकारी नीति पर चर्चा शुरू की। कहा गया कि शराब माफिया पर नकेल कसने और राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीति की जरूरत है। इस संबंध में आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए। आखिरकार 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की गई। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन यानी क्षेत्रों में बांटा गया। इनमें 30 एमसीडी, 1 एनडीएमसी और कैंटोनमेंट क्षेत्र के साथ एक दिल्ली एयरपोर्ट का जोन था। एमसीडी के प्रति जोन में जहां 27 शराब की दुकानें खुली थी, वहीं एनडीएमसी और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 29 और दिल्ली एयरपोर्ट जोन में कुल 10 दुकानें खुलनी थी। नई आबकारी नीति के तहत शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई। इस नीति के तहत शराब के कारोबार से दिल्ली सरकार ने खुद को अलग करते हुए सभी दुकानें निजी हाथों में सौंप दी। पहले शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी होती थी। नई नीति के तहत होटलों में बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई। यही नहीं, शराब की होम डिलीवरी का भी प्रावधान रखा गया। भारतीय शराब की थोक बिक्री के लाइसेंस L1 की फीस 5 करोड़ और खुदरा बिक्री के लाइसेंस L7 की फीस 11.18 करोड़ रखी गई। पहले लाइसेंस फीस 25 लाख रुपए ही थी। नई नीति के तहत लाइसेंस धारकों को अनिवार्य MRP के बजाय शराब के रेट खुद तय करने की स्वतंत्रता दी गई। सरकार ने तर्क दिया कि शराब का पूरा धंधा निजी हाथों में सौंपने से 1.5 से 2,000 करोड़ का फायदा होगा। इससे ये साफ समझ आता है कि केजरीवाल सरकार शराब का कारोबार बढ़ाना चाहती थी। आखिर पीने की उम्र को 25 से 21 साल करना और 3 बजे रात तक बार खुलने की इजाजत देने का और क्या मकसद था? लेकिन जांच एजेंसियों की नजर में मकसद कुछ और भी था। उनका आरोप है कि लाइसेंस फीस बढ़ाकर छोटे दुकानदारों से इस कारोबार को बाहर कर दिया। इसके बदले उनसे रिश्वत ली गई, यानी राजस्व को चोट पहुंचाकर अपनी जेब भरी गई। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। नई नीति के तहत सरकार को किस कदर घाटा हुआ, इसका जवाब खुद दिल्ली सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में दिया है। इसके मुताबिक नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। नई शराब नीति 228 दिन लागू रही और इसी बीच 39,990 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यानी औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 17.5 करोड़ का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ।
वही पुरानी नीति लागू होते ही सितंबर 2022 के एक महीने में ही सरकार को 768 करोड़ का राजस्व मिला, यानी प्रतिदिन 25.6 करोड़ का राजस्व मिला। यानी नई शराब नीति की तुलना में रोज 8.1 करोड़ रुपए ज्यादा हासिल हुए। शुरुआत में इस केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा नेता संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन एक आरोपित दिनेश अरोड़ा ने बाद में एक बयान में संजय सिंह का नाम ले लिया। उसने कहा कि उसने संजय सिंह के साथ केजरीवाल से मुलाकात की थी और उनके कहने पर पार्टी फंड के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी। इसी आधार पर संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि संजय सिंह ने किसी घोटाले में शामिल होने से साफ इनकार किया है। जाहिर है आम आदमी पार्टी लगातार अपने नेताओं को निर्दोष बता रही है, लेकिन उसे तब बड़ा झटका लगा जब जमानत के लिए परेशान चल रहे मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ईडी जिस पैसे के लेन देन की बात कर रही है वह गया कहां, आखिर उसे बरामद क्यों नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घर या बैंक खातों में भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पैसों का लेन देन साबित होता हो। इन सवालों का जवाब वाकई जांच एजेंसियों को देना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि आखिर रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाए गए नारों का क्या हुआ। जिस जन लोकपाल के लिए पार्टी ने इतना तूफान मचाया था वह लागू क्यों नहीं हो सका। दिल्ली में ना सही, पंजाब में तो जन लोकपाल कानून उसी तरह लागू हो सकता था जिसकी मांग रामलीला मैदान में पार्टी के नेता कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 साल में उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो पा लिया, 2 राज्यों में सरकार भी बना ली, पर अपनी नैतिकता आभा खो दी। राजनीति से पैसे और पैसे से राजनीति का जो आरोप वह दूसरी पार्टियों पर लगाती थी, आज खुद भी उसी पांत में शामिल हो गई है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार और नेता इस आरोप से बेदाग बरी नहीं हुए तो जनता का आंदोलन से भरोसा उठ जाएगा, जो यूं भी काफी कम हो गया है। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बने बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।